आप सभी को एग्जाम नैनो चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे केवीएस पीआरटी टायर 2 का जो आपका एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है आपका विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स का सेक्शन को अगर आप देखेंगे तो ये कम्प्लीटली नया है और पूरा यूट्यूब आप खोज लीजिएगा तो भी आपको बढ़िया एमसीक्यू देखने को नहीं मिलेगा। आप लोगों के लिए टोटली 100% ये एनसीईआरटी बेस्ड लगभग 200 एमसीक्यू आपके लिए क्रिएट किए हैं, जिसमें काफ़ी टाइम लगा है, मेहनत लगा है। जिसमें आपका जो टॉपिक कवर होगा वो होगा आपका विजुअल आर्ट्स का। विजुअल आर्ट्स के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला है आपका ऑब्जेक्ट्स एंड स्टिल लाइफ आर्ट है, फिर कलर्स है, पेपर एंड क्राफ्ट है, प्रिंट्स के बारे में, फिर लोकल आर्ट फॉर्म ऑफ स्टेट है या डांस फॉर्म नहीं है, ये आर्ट फॉर्म्स है, तो उसमें आपको आर्ट के बारे में भी जानना है। और ये सारे एमसीक्यू को तैयार किया गया क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक में जिस जिस भी चैप्टर में इन सारे टॉपिक्स से चैप्टर दिया हुआ है वहाँ से क्रिएट किया गया है। तो काफ़ी मेहनत लगा है और इस मेहनत के बदले आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लाइक करना है और पूरा 200 एमसीक्यू का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो पीडीएफ के लिए और इस वीडियो का पार्ट 2 के लिए, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही वीडियो में 200 एमसीक्यू डिस्कस कर लिया जाए, तो आज के सेशन में हम लोग 100 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और फिर जैसे आप लोगों का उत्साह रहेगा, आप लोग चाहते हैं कि हाँ आगे भी कंटिन्यू करें, तो उसके लिए लाइक टारगेट है इस वीडियो का 500 जैसे ही लाइक टारगेट पूरा हो जाएगा तो ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही ऐप में भी आप इसको फ्री एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी कॉस्ट का, तो इसको फ्री में ही आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको लाइक टारगेट 500 पहुंचाना है, क्योंकि ये सारे एमसीक्यू आप खोजेंगे पर यूट्यूब में तो आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये पहली बार यूट्यूब में ये हम आपको करा रहे हैं, जिसमें काफ़ी टाइम लगा है सारे एनसीईआरटी से क्वेश्चंस को निकालने में। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है और ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी वाला जब आप बुक पढ़ेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि 10,000 ईयर्स ओल्ड जो प्री हिस्ट्रिक रॉक पेंटिंग है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा टायर 2 में। टायर 2 का सिलेबस देख के आपको लगता होगा कि ये ना तो इतिहास पूछ रहा ना तो भूगोल पूछ रहा है, बट ईवीएस में ही सारा चीज़ को इंक्लूड कर दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, जो कि आर्ट फॉर्म से रिलेटेड है। पूछा जा रहा है कि 10,000 साल पुरानी जो प्री हिस्ट्रिक रॉक पेंटिंग है ये कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये आपका सिचुएटेड हो गया विंध्य पर्वतमाला। कहाँ पर है? विंध्य पर्वतमाला में जो है आपका 10,000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक शैलचित्र जो है आपका सिचुएटेड है। शैलचित्र रॉक पेंटिंग यानी कि जो पत्थर वगैरह पर जो पेंटिंग बनाया गया एंशिएंट टाइम में, इनिशियल टाइम में, उस टाइम पेपर वगैरह तो था नहीं, तो लोग कहाँ पर पेंटिंग बनाते थे? आपको याद रखना है कि रॉक पर पेंटिंग बनाते थे ये लोग। आप पढ़े होंगे इसको, भीमबेटका के गुफा, जिसके बारे में और भी क्वेश्चन है आगे। तो ये कहाँ पर मिला? विंध्य पर्वतमाला में देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका को किस वर्ष जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया? किस साल भीमबेटका का जो साइट है, ये इम्पोर्टेंट साइट है आर्ट फॉर्म से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया या कब इसका घोषणा हुआ, ये पूछा जा रहा आपसे। तो ये जो आपको शामिल किया गया था, कब शामिल किया गया था? 2003 में। तो आपको याद रखना है कि भीमबेटका को जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया आपका 2003 में। ठीक है, सेशन को लाइक भी करते चलिएगा ताकि बार बार बोलना ना पड़े। नेक्स्ट आपका है कि प्रागैतिहासिक स्टिक आकृति, स्टिक फिगर्स में अक्सर किस गतिविधियों को दर्शाया गया है? इंग्लिश में भी आप इसको देख लीजिएगा कि द प्रीहिस्ट्रिक स्टिक फिगर्स ऑफन डिपिक्टेड व्हिच एक्टिविटी, किस एक्टिविटी को दर्शाता है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो प्रीहिस्ट्रिक स्टिक फिगर्स है इसमें ज़्यादातर जो फिगर है वो किस चीज़ का देखने को मिला है? हाथ पकड़कर नृत्य करते हुए, हैंड लिक्ड डांसिंग देखने को मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि भीमबेटका के चित्र में खनिज मूल के किस रंग का सबसे अधिक उपयोग किया गया था? आपका टॉपिक था कलर, तो कलर से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि व्हाट मिनरल ओरिजिन कलर वाज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन भीमबेटका पेंटिंग। तो भीमबेटका पेंटिंग में सबसे ज़्यादा जो कलर का इस्तेमाल हुआ है वो कौन सा कलर हुआ है? रेड ओकर यानी कि लाल गेरू कलर का यूज सबसे ज़्यादा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा।
नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि कौन सा स्थल एक दूसरे के ऊपर चित्र की 20 परतों के लिए प्रसिद्ध है। यानी किस जगह पर एक ऐसा पेंटिंग पाया गया है जो 20 लेयर में बना हुआ है। यानी ये एक लेयर है, उसके ऊपर और एक लेयर है, और इस टाइप से 20 लेयर पर एक पेंटिंग बना हुआ है। जनरली हम लोग जब पेंटिंग करते हैं तो एक ही लेयर रहता है, इससे ज़्यादा एक लेयर के ऊपर और एक लेयर हम लोग चढ़ा देते हैं। बट एंशिएंट टाइम में ये काफ़ी फेमस भी है कि प्राचीन काल में 20 परतों तक पेंटिंग बनाया गया है, जो काफ़ी फेमस है। तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा भीमबेटका। तो भीमबेटका में जो पेंटिंग मिला है वो 20 लेयर का बना हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो से जो आपका डांसिंग गर्ल की मूर्ति प्राप्त हुई है वो किस सामग्री से बना हुआ है। और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। जो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का कोर्स करता है, BFA MFA का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ जो UPSC का जो आपका आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि डांसिंग गर्ल की मूर्ति जो है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि डांसिंग गर्ल का जो फिगर है वो ब्रॉन्ज का बना हुआ है। हिंदी में क्या हो जाएगा आपका कांस्य, यानी कि कांसा का बना हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी में कांस्य ढलाई के लिए व्हाट टेक्निक वाज यूज्ड फॉर ब्रॉन्ज कास्टिंग। तो ब्रॉन्ज कास्टिंग के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में किस टेक्निक का यूज किया गया था। तो ब्रॉन्ज कास्टिंग के लिए जो टेक्निक यूज किया गया था, जो मूर्ति वगैरह मिला है, वो सारा आपका किस टेक्निक पर बना हुआ, वो आपका मोम वाला टेक्निक जो है, लॉस्ट वॉक्स टेक्निक। कौन सा टेक्निक हो जाएगा, लॉस्ट वॉक्स टेक्निक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है मैक्सिमम एग्जाम में, जहाँ भी आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस तकनीक से मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती थी, कांसा वगैरह का, तो लॉस्ट वॉक्स टेक्निक से ये बनाई जाती थी। नेक्स्ट आपका ये भी आपका सिंधु घाटी सभ्यता से ही है, और यहाँ सबका 2 टॉपिक क्लियर होगा। और एक टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन करके, अगर आप सिलेबस को देखे होंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का वहाँ से भी आपका क्लियर होगा, और यहाँ से भी बहुत सारे टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। और सारे टॉपिक का MCQ हम करवाएंगे सोचे हैं आप लोगों को। ये डिपेंड करता है कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हर एक टॉपिक का MCQ आपको 100-200 क्वेश्चन एग्जाम तक आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पूछा जा रहा है कि जो दाढ़ी वाले पुजारी की जो धड़ मिला है, बास्ट ऑफ ए बियर्डेड प्राइस्ट, किस स्थल पर पाई गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्ट्स से रिलेटेड है। जो मूर्ति पाया गया है वो किस जगह पर पाया गया, ये आपसे पूछा जा रहा। तो जो दाढ़ी वाले पुजारी की धड़ वाला मूर्ति जो पाया गया था, वो पाया गया था आपका मोहनजोदड़ो में। कौन सा लोकेशन पर, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो में ये पाया गया था। तो ये आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका हो जाएगा जो सील वाला टॉपिक से। तो एक टॉपिक आपका सील का भी है, और क्लास 6 के NCERT में उस सील का डायग्राम है। ज़्यादा डिटेल उसमें नहीं दिया हुआ, बट लेटर क्लासेस का जो NCERT है उसमें पशुपति सील के बारे में डिटेल में बात किया गया है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो पशुपति सील है उसमें कौन सा जानवर नहीं पाया जाता। तो वहाँ पर जानवर वगैरह का डायग्राम है उस सील में, तो किस जानवर का डायग्राम नहीं है ये पूछा जा रहा। तो उस सील को अगर आप देखिएगा तो हाथी का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा उसमें आपको गेंडा देखने को मिलेगा एक सिर वाला, और भैंस का आकृति देखने को मिलेगा। बट जो घोड़ा है, घोड़ा जो है नहीं देखने को मिला है। तो ये बार बार पूछा जाता है। ये भी एक है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी, घोड़ा का उतना यूज नहीं हुआ था। ये टॉपिक बार बार आता है। बाकी हाथी, गेंडा, भैंस, शेर, इन सभी का डायग्राम पाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के। जो चित्र वगैरह हो गया, सील वगैरह हो गया, उन सारे चीज़ में। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पूछा जा रहा है कि जो स्टैंडर्ड ईट है और ग्रिड है, इस टाइप का जो टाउन प्लानिंग किस सभ्यता की विशेषता है। तो हम लोग सभी जानते हैं टाउन प्लानिंग ये सबसे फेमस है सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाउन प्लानिंग है काफ़ी उम्दा प्लानिंग था। जो हर एक चीज़ जो आज हम लोग मॉडर्न लाइफ में यूज करते हैं, उस टाइम वो लोग यूज कर रहे थे। तो वो जो सिंधु घाटी सभ्यता का टाउन प्लानिंग है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाउन प्लानिंग आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि द ग्रेट किंग ओसाका के स्तंभ मुख्य रूप से किस सामग्री से बने थे। तो जो पिलर्स था जो कि रिलेटेड है आपका ओसाका से, तो किस मटेरियल से बना हुआ था ये पूछा जा रहा। तो जो मैक्सिमम जो पिलर हम लोगों को मिला है वो सारे पिलर किस चीज़ का बना हुआ था, किस मटेरियल से, बलुआ पत्थर यानी कि सैंड स्टोन का बना हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि जो इंडियन नेशनल एम्बलम है,
जो भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक है किस स्थल के सिंह शीर्ष पर आधारित है, यानी कि जो हम लोग का नेशनल एम्बलम है ये किस जगह से हम लोग प्राप्त किए हैं। तो काफ़ी आसान सा है। हम लोग का जो इंडियन नेशनल एम्बलम है ये हम लोग प्राप्त किए हैं सारनाथ से। कहाँ से? आपका सारनाथ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी का थ्योरी भी हम डिस्कस कर दें तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो थ्योरी का भी नोट्स बना के डिस्कस कर देंगे आप लोग सामने। 13 यहाँ पूछा जा रहा है कि जो बिहार में मौर्यन रॉक कट आर्किटेक्चर है, क्या पूछा जा रहा है कि हुईच केव इज ए फेमस एग्जाम्पल ऑफ ए मौर्यन रॉक कट आर्किटेक्चर इन बिहार। बिहार में मौर्यकालीन शैलकृत वास्तुकला का प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? तो बिहार से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है कि जो मौर्यकालीन शैलकृत वास्तुकला का जो प्रसिद्ध एग्जाम्पल है वो है आपका लोमस ऋषि। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि स्तूपों के निर्माण का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ये आपका जो स्तूपा निर्मित करते थे, तो स्तूपा क्यों बनाया जाता था ये आपसे पूछा जा रहा। तो स्तूप जो है ये बनाया जाता था बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए। भगवान बुद्ध जो काफ़ी बहुत सारी चीज़ों को यूज किए थे, तो उन सारे चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए क्या बनाया गया था? स्तूपाज बनाया गया था। तो स्तूपों का निर्माण का जो प्राइमरी एम था यही था। फिर बाद में और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज हुआ, बट यहाँ पूछा जा रहा है प्राइमरी पर्पज, और ये सारे फैक्ट आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो वहीं से ये सारे एमसीक्यू को क्रिएट किया गया है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है सारा चीज़। नेक्स्ट है कि सांची का जो प्रसिद्ध स्तूप है यह मूल रूप से किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो सांची का जो स्तूप है ये आपका बनाया गया था किस टाइम पीरियड में? तो ये बनाया गया था आपका अशोका के टाइम पीरियड में। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीले धूसर शिस्ट के उपयोग से किस कला विद्यालय की पहचान होती है? विच आर्ट स्कूल इज करेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ ब्लू ग्रे शिस्ट। तो ब्लू ग्रे शिस्ट जो है कौन सा आर्ट स्कूल यूज करता था? तो गांधार आर्ट स्कूल यूज करता था। गांधार आज के डेट में कहाँ सिचुएटेड है? अफगानिस्तान में सिचुएटेड है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पूछा जा रहा है कि कटरा टीले से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध एक मूर्ति मिला है जो कि आपका कहाँ से प्राप्त हुआ? कटरा टीले से। किस कला विद्यालय से संबंधित है? किस आर्ट स्कूल से संबंधित है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कौन सा आर्ट स्कूल से संबंधित है? मथुरा आर्ट स्कूल से संबंधित है। 17 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 यहाँ पूछा जा रहा है कि किस काल के दरमियान बुद्ध की प्रतिमा अपनी पूर्णता तक पहुंची, यानी परफेक्शन तक पहुंची। तो किस काल में पहुंचा? तो गुप्ता काल में। गुप्त काल में बुद्ध की जो मूर्तियां है ये अपनी पूर्णता यानी कि परफेक्शन तक पहुंची है। तो 18 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द टर्म फॉर द 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग, जो कि कामा सूत्रा में डिस्क्राइब किया गया है। तो आप अगर देखेंगे तो वहाँ कामा सूत्र में चित्रकला के कितने अंगों के बारे में बात किया गया? 6 अंगों का, 6 अंग का। तो ये भी एक एमसीक्यू बन जाएगा कि इसमें चित्रकला के कितने अंगों का वर्णन हुआ है। तो टोटल 6 अंगों का वर्णन हुआ है। और इसके लिए क्या शब्द है? तो इसको बुलाया जाता है षडांग। क्या बुलाया जाता है? षडांग। तो षडांग जो है आपका चित्रकला के 6 अंगों से संबंधित है, जो किसमें वर्णित है? कामासूत्रा में वर्णित है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि चित्रकला का कौन सा अंग जो है प्रमाण, माप और रूप को संदर्भित करता है? विच लिम्ब ऑफ पेंटिंग रिफर्स टू प्रोपोर्शन, मेजर एंड फॉर्म। तो कौन सा रूप इसको मेजर करता, कौन सा रूप से हम लोग प्रमाण, माप और रूप को संदर्भित करते हैं? 6 अंग हम लोग पहले बात किए, तो 6 अंगों में से जो प्रमाण वाला अंग है उससे हम लोग रिलेट करते हैं किस चीज़ को? प्रोपोर्शन, मेजर एंड फॉर्म। जैसे कोई डायग्राम बनाते हैं तो हाथ का डायग्राम, हाथ का प्रोपोर्शन हम लोग बॉडी के अकॉर्डिंग रखते हैं ना, कि हाथ बहुत लंबा रख दिए और आँख बहुत छोटा रख दिए, सिर बहुत बड़ा रख दिए, तो वो एक बढ़िया आकृति नहीं बनता। तो सबको हम लोग प्रोपोर्शन में, मेजर में और एक बेस्ट फॉर्म में रखने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका षडांग का कौन सा अंग है? प्रमाण अंग से ये सारी चीज़ों को हम लोग मेंटेन करते हैं। 21 पूछा जा रहा है कि अजंता की गुफाएं किस जिला में स्थित है? तो आपको याद रखना है कि अजंता की गुफा जो है आपका औरंगाबाद जिला में सिचुएटेड है, महाराष्ट्र में। औरंगाबाद कहाँ? महाराष्ट्र। तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी केव्स आर देयर इन अजंता। अजंता में कितनी गुफाएं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये वाला कि अजंता में कितनी गुफाएं सिचुएटेड है। तो अजंता में टोटल 29 गुफा है। कितने गुफा है? 29। नेक्स्ट है कि किस गुफा स्थल में बौद्ध, ब्राह्मणवादी और जैन गुफाएं एक साथ है,
यानी कौन सा केव है जहाँ पर हम लोगों को बुद्धिस्ट के भी अवशेष देखने को मिला है, ब्राह्मणवादी अवशेष भी देखने को मिला है और जैन गुफाएं भी देखने को मिला है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके एलोरा। तो एलोरा केव में तीनों धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मणवादी और जैन गुफाएं एक साथ देखने को हम लोगों को मिलता है। 24 पूछा जा रहा है कि जो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है ये किस देवता को समर्पित है, किस भगवान को समर्पित है। तो एलोरा केव में जो टेम्पल है, टेम्पल का नाम क्या है, कैलाशनाथ मंदिर। तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं कि भगवान शिव को समर्पित है ये। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि फ्रांसिस्को सेको तकनीक का उपयोग किस जैन मठ में किया गया था। तो कौन सा जैन मॉन्स्ट्री में जो है आपका एक टेक्निक है जिसका नाम है फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को सेको तकनीक का उपयोग किस जैन मठ में किया गया था। तो ये आपका सित्तनवासल जैन मठ में कौन सा तकनीक का यूज किया गया था, फ्रेस्को सेको तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि कौन सा दक्षिण भारतीय राजवंश जो है अपनी कांस्य नटराज मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। अभी थंबनेल में जो आपको डायग्राम दिखा वो नटराज मूर्ति ही है और काफ़ी फेमस है। आप नटराज का जियोमेट्री बॉक्स यूज किए होंगे, उसमें जो डायग्राम था वो नटराज भगवान के ही है। तो नटराज मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है किस राजवंश, कौन सा राजवंश इसके लिए जाना जाते हैं। तो कौन सा राजवंश हो जाएगा, चोल किंगडम। कौन सा हो जाएगा आपका, चोला राजवंश, चोला साम्राज्य। नेक्स्ट आपका है कि बृहदेश्वर मंदिर किस शहर में स्थित है। तो बृहदेश्वर टेम्पल जो है किस सिटी में लोकेटेड है। तो ये आपका तंजावुर सिटी में लोकेटेड है, साउथ इंडिया में। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि द्रविड़ मंदिर वास्तुकला में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। तो द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर में जो इंट्रांस होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इंट्रांस को हम लोग गोपुरम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गोपुरम नाम से जानते हैं। 29 पूछा जा रहा है यहाँ से कि दक्षिण भारतीय मंदिर में विमान का आकार कैसा होता है। तो दक्षिण भारतीय मंदिर यानी कि साउथ इंडियन टेम्पल में जो विमान होती है उसका शेप किस आकार का होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसका शेप जो होता है सीढ़ीदार पिरामिड के आकार में होता है। जितने भी साउथ इंडियन टेम्पल आप देखे होंगे तो पहला जो है बहुत ही नुकीला होता है, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ते इस टाइप से। तो ये हो जाएगा आपका विमान। तो विमान किस आकार का होता है, तो सीढ़ीदार पिरामिड आकार का होता है। यहाँ पर 30 यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर 30 अगर आप ध्यान देंगे कि किस मंदिर शैली की जो विशेषता है वो लेटिना या रेखा प्रसाद शिखर है। विच टेम्पल स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए लेटिना और रेखा प्रसाद शिखर। तो कौन सा टेम्पल, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, नागर टेम्पल। कौन सा, सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 यहाँ पूछा जा रहा है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो मोढेरा का जो सन टेम्पल है ये किस स्टेट में लोकेटेड है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मोढेरा का जो सन टेम्पल है ये गुजरात स्टेट में लोकेटेड है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेशन को लाइक भी करते चलिएगा क्योंकि आप बार बार वीडियोस को नहीं देख सकते, आपको पीडीएफ चाहिए होगा। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो 500 लाइक टारगेट्स आपको पूरा करना होगा, क्योंकि आपको तो कुछ काम करना नहीं है, खाली आपको पीडीएफ लेना है, फिर बार बार उसको रिवाइज करते चले जाना है। अभी भी 20 दिन टाइम है। डेली अगर 10 मिनट भी इस पीडीएफ को देंगे तो आई थिंक आपका इनफ है, वहाँ से आपका क्वेश्चन आने के चांसेस है। ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस को तैयारी किया गया है आपका एनसीईआरटी से। और क्वेश्चंस आपको कहाँ से बनाएंगे, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बनाएंगे, वो लोग कहीं और से तो क्वेश्चन बनाने से रहे। तो यहाँ से क्वेश्चंस फंसने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। बहुत कोई कोचिंग वाले जो है आपका 1500, 1600, 1700, 1800, 2000 रुपया आपसे चार्ज कर रहा है आप टायर 2 के तैयारी करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन के लिए। 20 दिन में 2000 रुपया आपको चार्ज कर रहा है। और आप कंटेंट देख सकते हैं कि कंटेंट में आपको क्या दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो कंटेंट दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, और आपको सिर्फ लाइक करना है इसमें। तो गुजरात। नेक्स्ट 32 की अगर हम लोग बात करें, 32 यहाँ पूछा जा रहा है कि राजा भोज द्वारा लिखित कौन सा ग्रंथ जो है स्थल परीक्षण और माप पर चर्चा करता है। राजा भोज किस चीज़ को डिस्कस करता है, साइट एग्जामिनेशन के बारे में और मेजरमेंट के बारे में। जब भी घर वगैरह बनाते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, उस जगह का परीक्षण करते हैं, जिसे हम लोग साइट मेजरमेंट के नाम, साइट एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं, उसका माप लेते हैं, तो साइट मेजरमेंट। तो कौन सा ग्रंथ में इसके बारे में चर्चा किया गया, तो समरा ये वाला जो आपका सम्रांगण सूत्रधार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सब्जेक्ट भी मेरे लिए नया है, बट आर्ट से संबंधित मेरे घर वाले जुड़े हुए हैं,
मेरा जो भाई है वो क्या है आपका बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किए थे और EMRS में भी टीचर है आपका आर्ट के। तो वहीं से हमको जानकारी मिला कि हाँ ये सब क्वेश्चंस, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक कहाँ से आपको देखने को मिलेगा, NCERT में देखने को मिल जाएगा। और ये चैप्टर में ये सारे NCERT है। तो बहुत सारे टॉपिक पर हम अटक रहे होंगे, आप ये नोटिस कर रहे होंगे, क्योंकि ये मेरे लिए भी नया है। बट हम कोशिश किए हैं आपको 100% ऑथेंटिक सोर्स पहुंचाने के लिए, क्योंकि अभी आपके पास काम है सोर्स को प्राप्त करना और सोर्स से जुड़े हुए चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लेना, ताकि एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि इंडो सार्वजनिक वास्तुकला स्थानीय और किन अन्य प्रथाओं का मिश्रण है। इंडो सार्वजनिक वास्तुकला, तो कौन सा आर्किटेक्चर के बारे में बात किया जा रहा है, तो इंडो सार्केनिक आर्किटेक्चर। तो ये किस किस चीज़ का मिक्स है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इंडो सार्केनिक जो वास्तुकला है ये स्थानीय यानी कि इंडियन वाला तो है, इंडो से इंडियन हो जाएगा, और सार्वजनिक यानी कि इस्लामी, तो ऑप्शन नंबर सी। तो इंडो सार्वजनिक आपका इंडियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर का मिक्स फॉर्मेट है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि उदयगिरी और खंडगिरी जैन गुफाओं की खुदाई कहाँ की गई थी। तो आप जानते हैं कि उदयगिरी और खंडगिरी में जैन गुफाएं देखने को मिलता है, और ये कहाँ पर किया गया था ये खुदाई, ये आपसे पूछा जा रहा। तो ये खुदाई आपका किया गया था उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में ही सिचुएटेड है उदयगिरी और खंडगिरी। 35 पूछा जा रहा है कि डांसिंग गर्ल की मूर्ति ने अपनी चूड़ियाँ कहाँ तक पहनी है। तो डांसिंग गर्ल का फिगर आप देखे होंगे, तो वहाँ पर डांसिंग गर्ल के हाथों में आपको चूड़ियाँ यानी कि बैंगल्स देखने को मिलेगा। तो कहाँ तक पहनी है या किस हाथ में पहनी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो किस हाथ में पहना हुआ, ध्यान से देखिएगा, तो सिर्फ और सिर्फ बायां हाथ में चूड़ियाँ पहनी हुई है, दायां हाथ में चूड़ियाँ नहीं है, तो लेफ्ट आर्म। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि बायां हाथ में चूड़ियाँ पहनी हुई है। नेक्स्ट है कि बौद्ध कला में बिहार किसे संदर्भित करता है। तो बुद्धिस्ट आर्ट में बिहार से मतलब होता है जहाँ पर भिक्षु होते थे, जो मॉन्क होते थे, उनका जो रेसिडेंशियल प्लेस होता था, उसी को हम लोग बिहार के नाम से जानते हैं। और इसी से नाम पड़ा बिहार का। बिहार राज्य जो है उसका बिहार नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बिहार में बुद्धिस्ट आर्ट के काफ़ी सारे विहारा मिला देखने को। तो रेजिडेंशियल प्लेस होता है मॉन्क का, क्या? बिहार। 37 भी आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है कि चैत्य किसे संदर्भित करता है। चैत्य रिफर्स टू, चैत्य किस चीज़ को संदर्भित करता है। तो चैत्य जो है प्रेयर या असेंबली हॉल होता है, जो कि आपका स्तूपा में पाया जाता है। तो स्तूप वाला प्रार्थना या सभा कक्ष को हम लोग चैत्य के नाम से जानते हैं। तो 37 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि देवगढ़ का मंदिर किस देवता के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो देवगढ़ का टेम्पल जो है किस भगवान के डेपिक्शन यानी चित्र के लिए प्रसिद्ध है, यही पूछा जा रहा है आपसे। तो कौन सा भगवान का चित्र हम लोगों को देखने को मिलता है देवगढ़ के टेम्पल में? तो भगवान विष्णु का जो दशावतार है वो देखने को मिलता है। तो 38 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 39 यहाँ पूछा जा रहा है कि चट्टानों से तराशे गए रथ शैली। आप बहुत सारे मंदिर गए होंगे, वहाँ पर आप देखे होंगे कि चट्टान का बना हुआ रथ वगैरह देखने को मिलता है। तो चट्टानों से जो रथ शैली मंदिरों के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है, किस जगह पर इस टाइप के रथ स्टाइल टेम्पल देखने को मिलता है हम लोगों को? तो ये देखने को मिलता है हम लोगों को महाबलीपुरम। कहाँ पर? 39 का ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 40 यहाँ पूछा जा रहा है कि द लॉस्ट वॉक्स प्रोसेस इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन व्हिच साउथ इंडियन टाउन। तो हम लोग पहले बात की कि लॉस्ट वॉक्स टेक्निक जो आपका किससे संबंधित था? इंदुस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित था। मोहनजोदड़ो में जो कांच से मूर्ति मिला है वो भी किस टेक्निक से बनाया गया था? लॉस्ट वॉक्स टेक्निक से ही बनाया गया था। तो अभी भी इस टेक्निक को किस साउथ इंडियन टाउन में जो है आपका प्रचलित है, वहाँ पर मूर्ति वगैरह बनाया जाता है इस टेक्निक से। तो वो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा टाउन हो जाएगा आपका? कुंभकोणम सिटी, जो कि आपका सिचुएटेड है साउथ इंडिया में। नेक्स्ट ये पूछा जा रहा है आपसे कि कला से संबंधित विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसने लिखा था। ये क्लास 6 का जो आपका कृति वाला बुक है उसमें पहला ही पार्ट में ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण के बारे में है। तो ये पूछा जा रहा है कि कला से संबंधित विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसने लिखा था, राइटर कौन है इसका, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका राइटर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसके राइटर के बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है, यानी कि अज्ञात है। क्या है? अज्ञात, अननोन। नेक्स्ट है कि चित्रकला के छः अंगों में वर्णिका भंग क्या दर्शाता है। हम लोग पहले बात की कि चित्रकला के कितने अंग हैं? 6 अंग है। इसमें से जो वर्णिका भंग है ये किस चीज़ को डिनोट करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्णिका भंग जो है ये आपका रंग और आभा का विश्लेषण को डिनोट करता है।
एनालिसिस ऑफ कलर एंड ह्यू। 43 पूछा जा रहा है कि ताड़ के पत्तों पर सबसे शुरुआती चित्र किस काल के हैं। पहले के टाइम में चित्रकारी करने के लिए पेज वगैरह नहीं मिलता था, तो लोग क्या करते थे, गुफाओं में चित्र बनाते थे, रॉक को पेज के तौर पर इस्तेमाल करते थे, जो ताड़ के पेड़ होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, जो पाम लीव्स होते हैं उसको यूज करते थे। तो ताड़ के पत्तों पर सबसे शुरुआती चित्र जो है किस काल के है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये पाल डेंसिटी, पाल वंश के काल में हम लोगों को ताड़ पत्र ज़्यादा देखने को मिलता है। 44 यहाँ पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी के किस स्थल पर विशाल जलाशयों का नेटवर्क मिला है। तो विच इंडस वैली सिविलाइजेशन वैली साइट हैज ए नेटवर्क ऑफ एनर्मस रिजर्वियर, कहाँ पर देखने को मिला है। तो सबसे ज़्यादा विशाल जलाशय जो देखने को मिला है वो लोथल में देखने को मिला है। तो लोथल क्या, सिंधु घाटी का एक स्थल है। हड़प्पा, रोपर, लोथल, धोलीवीरा, ये सारा आपका सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तो जिस दिन हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे वहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि दीदारगंज की यक्षिणी की मूर्ति किस काल के हैं। तो दीदारगंज में कौन सा मूर्ति मिला आपको, यक्षिणी का मूर्ति मिला है। ये किस काल से संबंधित है ये पूछा जा रहा। तो ये आपका मौर्यन काल से संबंधित है, मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड है यक्षिणी की मूर्ति। और ये आपका पटना संग्रहालय में रखा हुआ है, यक्षिणी की मूर्ति अभी भी है। नेक्स्ट आपका कि मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं, जो बाघ केव्स है, ये किस जिले के पास लोकेटेड है, ये आपसे पूछा जा रहा। तो ये आपका धार जिले में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि नगर वास्तुकला में फामसना छतें कैसी होती है। फामसना रूप इन नगर आर्किटेक्चर आर। तो नागर वास्तुकला में फामसना छतें कैसी होती है ये आपसे पूछा जा रहा। तो ये कैसी होती है आपका, सीधी और ऊपर की ओर झुकी हुई होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 कि किस जैन मंदिर स्थल में सफ़ेद संगमरमर का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। व्हाइट मार्बल वॉज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन व्हिच जैन टेम्पल साइट। तो किस जैन टेम्पल साइट में सबसे ज़्यादा सफ़ेद संगमरमर यूज किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका माउंट आबू। क्या हो जाएगा, माउंट आबू का जो जैन टेम्पल है वहाँ सबसे ज़्यादा सफ़ेद संगमरमर का यूज किया गया है। नेक्स्ट है कि लॉस्ट वॉक्स कास्टिंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग। तो लुप्त मोम ढलाई का उपयोग किस चीज़ को बनाने के लिए करते थे। तो इसको किस चीज़ को बनाने के लिए, जो भी मेटल या ब्रॉन्ज का अगर मूर्ति बनाने होता था तो वहाँ पर आपका लॉस्ट वॉक्स टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि पहले मोम का मूर्ति बना लिया जाता था, मोम से मूर्ति बनाया जाता था और उसके ऊपर में जो है आपका गला हुआ ब्रॉन्ज या मेटल डाला जाता था। फिर जो है जैसे आकृति ले लेता था तो मोम को पिघला दिया जाता था हीट से। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पूछा जा रहा है कि लायन कैपिटल में कितने शेर पीठ से पीठ सटाकर बैठे हैं। तो जो नेशनल एम्बलम है ये आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, लायंस देखने को मिलेगा। तो पूछा जा रहा है कि कितना शेर जो है पीठ से पीठ सटाकर बैठे हैं। तो टोटल कितना शेर है, 4 शेर है। कितना है, 4। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स म्यूजिक संगीत से रिलेटेड है, जिसमें आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और ये 6 to 12 के एनसीईआरटी से ही ये सारे क्वेश्चंस को उठाया गया है। तो कोई यहाँ वहाँ से नहीं उठाया गया है कि कहीं से भी उठा के लेके आए हैं। एनसीईआरटी को ही आधार बनाया गया है और एनसीईआरटी में जितने भी चीज़ें बताया गया विजुअल आर्ट्स के बारे में उससे जुड़ा हुआ ये सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बादशाहन ने अपनी सूची में कितनी कलाओं का वर्णन किया है। तो बादशाहन ने टोटल 64 आर्ट्स के बारे में डिस्कस किया है, 64 कलाओं की वर्णन किया गया है। तो नेक्स्ट है कि बादशाहन की सूची में पहली 4 कलाएं कौन कौन सी है। तो बादशाहन की सूची में पहला 4 कला जो है वो क्या क्या है, वोकल म्यूजिक है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है, डांस है, थिएटर है। यानी गायन, वादन, नृत्य और नाटक। अब हम लोग यही सब 4 को जानते हैं, बट टोटल जो कला है आप सोच सकते हैं कि इंडियन एंसेंट इंडियन कितना ज़्यादा आपका एडवांस था कि 64 कलाओं के बारे में वर्णन किया गया, जिसमें से हम लोग 4-5 कला के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संगीत को मोटे तौर पर कितने कालखंडों में विभाजित किया गया। तो भारतीय संगीत को मोटे तौर पर जो है आपका 3 कालखंड में विभाजित किया गया। कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका कि ऋग्वेद के लयबद्ध पाठ को क्या कहा जाता है। तो ऋग्वेद को जब आप रिसाइट करते हैं, रिदमिक रिसाइटेशन ऑफ द ऋग्वेद, उस चीज़ को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग ऋचाई के नाम से जानते हैं, ऋचा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वरों में सेट की गई ऋचाओं का संकलन कौन सा वेद है। तो किस वेद में ऋचाओं का संकलन देखने को मिलता है, तो सामवेद। वो सामवेद को ही संगीत का जनक माना गया। जो आज के डेट में हम लोग गाना वगैरह सुनते हैं, इस सब का जनक क्या है, सामवेद है।
तो 55 का आंसर ए हो जाएगा। वेदों की संख्या टोटल 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना है, और सामवेद को क्या माना गया? संगीत का जनक माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 की ओर मूव करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 56 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि सामगान में प्रारंभ में कितने स्वरों का उपयोग किया गया है? तो टोटल कितना स्वरों का यूज किया गया? तो टोटल जो है आपका 3 स्वरों का इस्तेमाल किया गया, 3, ऑप्शन नंबर सी। 57 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सामगान में किस स्वर में जो है आपका तीक्ष्ण और गंभीर दोनों विशेषताएं सम्मिलित थी? तो किस स्वर में? आपका स्वरित में, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 58 पूछा जा रहा है कि प्रथम स्वर जो है सा की उत्पत्ति किस मूल से हुई है? सारेगामा पाधाने से आप सुने होंगे, तो जो सा का उत्पत्ति है वो किस मूल स्वर से हुई है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो किस मूल स्वर से हुआ है आपका? ये हो जाएगा आपका स्वरित से। किसका? स्वरित, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 59 ये आपसे पूछा जा रहा है कि मार्गी संगीत का अभ्यास किसके लिए किया जाता है? तो मार्गी जो है संगीत का अभ्यास किसके लिए किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये मोक्ष के लिए किया जाता है। तो अगर किसी को मोक्ष प्राप्त करना होता है, सेल्वेशन अटेंड करना होता है, तो कौन सा संगीत का प्रैक्टिस करते हैं, कौन सा म्यूजिक का प्रैक्टिस करते हैं? तो मार्गी म्यूजिक का प्रैक्टिस करते हैं। तो 59 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 60 आपसे पूछा जा रहा है कि देसी म्यूजिक रिफर्स टू, देसी संगीत किसे संदर्भित करता है? तो देसी संगीत जो है ये आपका जनसाधारण का संगीत है, जिसमें शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल, फोल्क डांस यानी लोकगीत आदि शामिल है। म्यूजिक फॉर द मासेस। 60 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 61 पूछा जा रहा है कि नाट्य शास्त्र के कितने अध्याय संगीत से संबंधित है? तो नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय जो है, कितने चैप्टर्स जो है वो म्यूजिक से रिलेटेड है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नाट्य शास्त्र के जो 6 अध्याय है, 6 चैप्टर, कहाँ से 28वां से लेकर के 33 तक का चैप्टर, ये आपका किससे रिलेटेड है? म्यूजिक से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि तत्वाद्य किस प्रकार के वाद्य यंत्र को संदर्भित करता है? तो तत्वाद्य जो है ये आपका स्ट्रिंग यानी तंतु वाद्य, जिसमें तार जुड़ा हुआ होता है, उससे रिलेटेड है, स्ट्रिंग से रिलेटेड है। तो 62 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि सुशिर वाद्य किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो सुशिर इंस्ट्रूमेंट जो है ये आपका वाइंड यानी कि हवा फूंक वाले श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जैसे बांसुरी वगैरह हो गया, जहाँ हवा से हम लोग संगीत जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अवनद्य वाद्य कौन सा है? अवनद्य वाद्य कौन सा है? तो अवनद्य वाद्य कौन सा हो जाएगा? जो ढोल हो गया और ताल वाद्य हो गया, ये सारे आपका अवनद्य वाद्य है। तो 64 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 65 है कि रागों का समय सिद्धांत, द कंसेप्ट ऑफ टाइम थ्योरी ऑफ रागाज वॉज फर्स्ट मेंशन्ड बाय होम? तो रागों का समय सिद्धांत का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो रागों का समय सिद्धांत का सबसे पहले उल्लेख नारद मुनि के द्वारा किया गया था। आप सुने होंगे बहुत सारे ऐसे संगीतकार हुए, जब वो लोग राग देते थे तो बारिश हो जाता था, ये सारी चीज़ें, तो उसी चीज़ से ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 66, और 66 पूछा जा रहा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है जिसका नाम है संगीत रत्नाकर, इसके लेखक कौन है? तो संगीत रत्नाकर का जो लेखक है वो है पंडित सारंग देव, ऑप्शन नंबर सी। 68 पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तानी संगीत मुख्य रूप से भारत के किस भाग में फैला? तो हिंदुस्तानी संगीत जो है भारत के नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट, उत्तर पूर्वी और पश्चिम भागों में ज़्यादा देखने को मिलता है, यहाँ पर दक्षिण छोड़ करके। नेक्स्ट है कि कर्नाटक संगीत किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ? तो कर्नाटक म्यूजिक जो है ये आपका दक्षिण यानी कि दक्कन का पठार क्षेत्र से ये आपका जुड़ा हुआ है। तो 68 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है कि ध्यान मंत्रों के कारण, ध्यान मंत्राज लीड टू द क्रिएशन ऑफ व्हिच टाइप ऑफ पेंटिंग? ध्यान मंत्रों के कारण किस प्रकार के चित्र का निर्माण हुआ है? तो ध्यान मंत्रा से रागमाला चित्रों का वर्णन हुआ है, रागमाला पेंटिंग। 69 का ऑप्शन नंबर डी। 70 यहाँ पूछा जा रहा है कि कव्वाली और सितार विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कव्वाली और सितार जो है विकसित करने का श्रेय जो है अमीर खुसरो को दिया जाता है। 71 है यहाँ पर वंश या शैली के माध्यम से चली आ रही संगीत परंपरा की विरासत को क्या कहा जाता है? यानी वंश या शैली के माध्यम से, यानी कि संगीत के बहुत सारा शैली है, उसी टाइप से वंश भी है बहुत सारे, उसी वंश के लोग उसी संगीत को गाते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? तो इस चीज़ को घराना कहते हैं। क्या कहते हैं? घराना।
और एसएससी में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमुक संगीत किस घराना से बिलोंग करता है, अमुक गायक किस घराना से बिलोंग करता है। नेक्स्ट 72 यहाँ पूछा जा रहा है कि किस घराने को मान्यता मिलने के लिए कितनी पीढ़ियाँ होना चाहिए, यानी उसको घराना का मान्यता तभी मिलेगा जब कितने पीढ़ी तक उस संगीत को प्रैक्टिस किया होगा, कितने जनरेशन तक, 3 जनरेशन तक। ऑप्शन नंबर बी, 72 का आंसर बी हो जाएगा। 73 यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि बिलवाल ठाठ को शुद्ध ठाठ के रूप में किसने अपनाया। तो बिलवाल ठाठ को शुद्ध ठाठ के रूप में किसने अपनाया था, मोहम्मद रजा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 74 यहाँ पूछा जा रहा है कि पंडित वीएन भातखांडे ने कौन सी राग वर्गीकरण प्रणाली की शुरुआत किया था। तो कौन सा राग प्रणाली की शुरुआत किया था, तो ठाठ प्रणाली की शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि लाहौर में जो गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना जो है पंडित वीडी पलुस्कर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका कि संगीत रत्नाकर में संगीत को किसका सम्मिश्रण माना गया है। तो संगीत रत्नाकर में संगीत को जो है आपका गीत, वाद्य और नृत्य, इन तीनों का क्या माना गया है, सम्मिश्रण, कंपोजिशन माना गया है। तो 76 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 77 यहाँ पूछा जा रहा है कि अकबर के काल में कौन सा संगीतकार जो है प्रसिद्ध दरबारी संगीतकार था। अकबर के काल में कौन सा संगीतकार प्रसिद्ध दरबारी संगीतकार था। तो दरबारी संगीतकार कौन था, मियां तानसेन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 78 पूछा जा रहा है कि घन वाद्य किनसे बने वाद्य यंत्र को संदर्भित करता है। तो घन वाद्य जो है ये रिलेटेड है आपका पीतल या लकड़ी से बना वाद्य यंत्र से, ब्रास और वुड। 79 पूछा जा रहा है कि गीत गोविंद किस संगीतकार या कवि ने लिखा था। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है, जयदेव। ऑप्शन नंबर ए। 80 पूछा जा रहा है कि संतारा किस स्वर को संदर्भित करता है। तो संतारा जो है ये आपका रिलेटेड है किस चीज़ का, अनुदात्त से नीचा, लोअर देन अनुदात्त। ऑप्शन नंबर डी, 80 का डी। अब बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मालूम होगा, रटने का अलावा कोई ऑप्शन इसमें है नहीं। 20 दिन आपके पास टाइम है, आप डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। 81 यहाँ पूछा जा रहा है कि उच्च स्तर किस स्वर को संदर्भित करता है। उच्च स्तर, तो उच्च स्तर किस स्वर को संदर्भित करता है, हायर देन उद्दत्ता। तो दोनों हो गया, एक लोअर देन था, एक हायर देन। हायर देन को उच्च स्तर और नीचे वाला को सन्नतरा, लोअर देन को। 82 यहाँ पूछा जा रहा है कि वीणा किस प्रकार के वाद्य यंत्र के एग्जाम्पल है। तो वीणा जो है आपका सुशिर वाद्य यंत्र का एग्जाम्पल है। 82 का बी। नेक्स्ट आपका दुदम्भी और पुष्कर किसके उदाहरण है। तो दुदम्भी और पुष्कर ये दोनों ही ताल का उदाहरण है, ताल वाद्य का। 84 है कि किस संगीतकार ने सम्मेलनों का आयोजन करके संगीत के उत्थान के लिए कार्य किया। तो किस संगीतकार ने कार्य किया, तो पंडित भातखंडे और पंडित पलुस्कर ने। 85 है कि ध्रुव गीत का विशेष स्थान किसमें था। तो ध्रुव गीत का जो विशेष स्थान है ये आपको देखने को मिलता है नाट्य में, नाटक में, ड्रामा में। 86 है कि मध्यकाल के दरमियान जाति गायन किस रूप में विकसित हुआ। तो मध्यकाल के दरमियान जाति गायन जो है आपका ये प्रबंध गायन के रूप में विकसित हुआ। 86 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मस्जिद खानी और रजा खानी किससे जुड़ी सलिया है। तो मस्जिद खानी और रजा खानी ये दोनों ही आपका इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक यानी कि वाद्य संगीत से जुड़ा हुआ स्टाइल है। नेक्स्ट है आपका कि गुरुकुल सिस्टम में एक शिष्य आमतौर पर गुरु के साथ कितने समय तक रहता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कितने समय तक गुरु के साथ रहते थे, तो 12 साल। कितने साल, 12 साल। नेक्स्ट है आपके कि मोहम्मद रजा का मानना था कि कौन सा ठाठ शुद्ध ठाठ होना चाहिए। तो कौन सा ठाठ शुद्ध ठाठ होना चाहिए, तो काफ़ी ठाठ जो है शुद्ध ठाठ होना चाहिए। 90 पूछा जा रहा है कि राग विबोध किसके द्वारा लिखा गया। तो राग विबोध जो है पंडित सोमनाथ के द्वारा लिखा गया। 91 अब आपका क्वेश्चन जो है ये सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स से जुड़ा हुआ है, जिसमें डांस एंड थिएटर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यूनानी शब्द जो ड्रामा है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। आप सुने होंगे ड्रामा के बारे में। तो ड्रामा मतलब क्या होता है, एक्ट करना, अभिनय करना। 92 है कि नाटक को अनुकरण किया गया मानव जीवन के रूप में किसने परिभाषित किया। नाटक को अनुकरण किया गया मानव जीवन के रूप में किसने परिभाषित किया, तो अरस्तु ने इसको डिफाइन किया था। नेक्स्ट है कि ब्रह्म द्वारा रचित जो पंचम वेद है कौन सा। जैसे हम लोग जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है, बट यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक और भी वेद रचा गया था जो कि जिसे पंचम वेद माना जाता है। और इसके रचयिता कौन थे, ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा इसके रचयिता थे। तो कौन सा वेद है ये पूछा जा रहा, तो नाट्य वेद। तो आप याद रखिएगा कि नाट्य वेद को पंचम वेद के रूप में जाना जाता है। 94 पूछा जा रहा है कि ऋषि भरत ने नाट्य वेद के लिए गयता यानी संगीत किस वेद से ली थी। संगीत किस वेद से लिया गया था,
तो ये लिया गया था आपका सामवेद के, 94 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कि पारंपरिक भारतीय रंगमंच में विदूषक की भूमिका को क्या कहा जाता है? एक विदूषक होता है, उसका भूमिका, तो विदूषक का भूमिका को क्या, विदूषक का ये बी हो जाएगा इसका, 95 बी, ठीक है। 96 है कि नाटक समूह में जोड़ने और व्याख्या करने वाले व्यक्ति कौन होता है? तो जोड़ने और व्याख्या करने वाला व्यक्ति सूत्रधार होता है। 97 है कि नृत्य में नृत्य किसे संदर्भित करता है? तो किस चीज़ को संदर्भित करता है? ये आपको संदर्भित करता है आपका शुद्ध अमूर्त नृत्य, शरीर की भाषा को। अभिनय शब्द का अर्थ क्या है? अभिनय का मतलब क्या होता है? तो अभिनय का मतलब होता है विचारों को दर्शकों तक पहुंचाना, टू कैरी अक्रॉस द आइडियाज टू ऑडियंस। लोकधर्मी रंगमंच किस परंपरा को संदर्भित करता है? तो ये आपका जनप्रिय परंपरा को संदर्भित करता है। और आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत नाटक में नायक किस भाषा में बोलता है? तो संस्कृत नाटक में नायक जो है संस्कृत भाषा में बोलता है। तो इसमें टोटल 200 क्वेश्चन है और एक दिन में सारा क्वेश्चंस करना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। तो आज के सेशन में हम लोग 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए, ठीक है। कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? 100। और आपका बाकी 100 क्वेश्चंस है ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए कि पीडीएफ से क्या बेनिफिट होगा कि बार बार इसको आप रिविजन कर सकते हैं, तो पीडीएफ के लिए आपको लाइक टारगेट 500 टारगेट पहुंचाना है। साथ ही चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम तक जितने भी थ्योरेटिकल टॉपिक है, यानी कि मैथ को छोड़ करके, कौन सा टॉपिक छोड़ करके, मैथ को छोड़ करके जितने भी सारे कोई टॉपिक है उसके एमसीक्यू कराने की हम कोशिश करेंगे। बट ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि आप लोग कितना ज़्यादा मोटिवेट है। आप लोग अगर मोटिवेट होंगे तो सेशन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलेगा। बट अगर आप ही लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो फिर सेशन लेने की कोई मतलब नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है टोटली आप लोगों पर। इसका लाइक टारगेट पहुंचा दीजिए 500। और पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा? तो पीडीएफ के लिए आप पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही एक फोल्डर हम बना देंगे कहाँ पर, आपका जो एग्जाम नैनो एप्लीकेशन है जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहाँ पर भी एक फ्री पीडीएफ का जो KVS PRT टायर 2 को लेकर के एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देंगे। उस फोल्डर से भी इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।